अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आफाक साहब ने लियारी कराची से शेयर की है। यह उस दौर की बात है जब 1991-92 चल रहा था और अगर आप कराची की बात करें तो यहाँ के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अच्छा, हमारी फैमिली में शुरू से ही जॉब के अलावा बिजनेस करने को तरजीह दी जाती थी और वैसे ही मैंने भी अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रखा था। मेरा एक टेंट हाउस था, यानी आप कनातों को रेंट पे या फिर ख़रीदने के लिए हासिल कर सकते थे और मैं वैसे भी प्रोग्राम्स के अंदर, इंतकाल में, शादी में, दीगर जगहों पे अपनी कनाते, चेयर्स, बर्तन वगैरह प्रोवाइड किया करता था। मेरे साथ बाकायदा एक टीम थी, आप कह सकते हैं 5-6 लोगों का एक छोटा सा काफिला था जो हमेशा साथ हुआ करता था। जब हमें कहीं पे भी किसी प्रोग्राम के लिए, किसी इवेंट के लिए कनाते लगानी होती तो हम लोग सारे के सारे साथ जाते। इसी तरह जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता तो उनको उतारने के लिए हम साथ जाया करते थे। तो वैसे ही मुझे याद है 4 दिसंबर थी और 1991-92 चल रहा था। शदीद सर्दी हो रही थी और एक शादी का फंक्शन था। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ये जो शादियां थीं ये रात में 2-3 बजे ख़त्म हुआ करती थी। बहरहाल जब शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेरे साथ जो भी टीम थी, जो भी मेरी लेबर थी, मैंने उनसे कहा कि ये जो शामियाने वगैरह हैं, कनाते हैं, जो भी चेयर्स हैं, इनको समेटो और वापस जहाँ पे हमारा गोदाम है वहाँ जाके ले जाके रख दो। ये जितनी भी लेबर थी ये इस ग्राउंड के अंदर मौजूद थी और जो भी सामान था उसको समेट रही थी। इसी दौरानिए में मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट और माचिस का डब्बा निकाला। सिगरेट जलाने के बाद मैं सिगरेट पीता हुआ आगे, यानी जहाँ पे स्टेडियम या स्टेयर्स मौजूद थी, उस तरफ बढ़ता चला गया। मेरा यह मामूल था रात के औकात में जब मैं ऐसी जगहों पे जाया करता था तो ऐसे ही सिगरेट जलाने के बाद आगे पीछे यानी अतराफ में चहलकदमी करता रहता था। जैसे ही मेरी लेबर फ्री हो जाती और ये सामान लेके यहाँ से रवाना हो जाते तो मैं पैदल या फिर अपनी बाइक पे वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाया करता था। जाहिर सी बातें, जो भी पार्टीज़ होती थी उनमें मुझे लेन देन करना होता था इस बिज़नेस का, क्योंकि मैं मालिक था। तो जो भी कैश का लेन देन है वो मैं अपने तौर पे अपने हाथ से किया करता था। खैर, मैं सिगरेट पीता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरानिए में मेरी जो भी लेबर थी, इन्होंने सामान समेटा। समेटने के बाद सुजुकी में रखा और वहाँ से रवाना हो गए। मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कब ये मेरे पीछे से चलते चले गए। खैर, मैं सिगरेट पीते पीते इस कदर आगे आ चुका था कि आप कह सकते हैं कि ग्राउंड के आखिर का हिस्सा था और मैं एग्जैक्टली स्टेडियम के सामने खड़ा हुआ था। वैसे ही मैंने जब स्टेडियम की तरफ गौर किया तो स्टेडियम के बीच में, जहाँ पे आप कह सकते हैं एक छोटा सा पवेलियन मौजूद था, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस पवेलियन के बिल्कुल बराबर में जहाँ पे वॉशरूम मौजूद है, उस वॉशरूम के बाहर की तरफ शायद कोई खड़ा हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने वहाँ पे गौर किया तो वाकई में वहाँ पे कोई एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। दूर से बस इतना पता चल रहा था जैसे जो भी ऊपर वहाँ पे मौजूद है उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और ऐसा लग रहा था अपने पूरे जिस्म को एक ब्लैक शॉल से ढांप रखा है। जाहिर सी बात है, सर्दी भी थी और इस सर्दी में आम तौर पे लोग, ख़ास तौर पे हमारे इलाके के लोग, अपने आप को इसी तरह कवर किया करते थे। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन आदमी है जो कि इतनी रात में इस वीरान जगह पे ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि इसके अंदर बला का एतमाद मौजूद है। आमतौर पे अगर आप मेरी बात करें तो मैं ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे लाइट्स मौजूद ना हो, रात के औकात में जाने से परहेज करूंगा। अभी जबकि मैं उस आदमी को समझने की, जानने की मजीद कोशिश कर रहा था, देखते ही देखते यह आदमी स्टेयर्स से, यानी जो स्टेयर्स थी उनके दरमियान जो छोटी वाली स्टेयर्स थी, उन स्टेयर्स के ज़रिए नीचे उतरना शुरू करता है। जो जो ये आदमी इस स्टेयर्स से नीचे की तरफ आ रहा था, मेरा और इसका जो डिस्टेंस था वो तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा था। अजीब बात ये थी कि काफ़ी दूर, यानी आगे तक आने के बावजूद अब तक ना ही मुझे उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नज़र आए थे, ना ही पता चल रहा था कि उसका मुंह, उसकी आंखें, उसका चेहरा किस तरह का है। उसने अपने चेहरे के अतराफ में भी
उस ब्लैक कलर की शॉल या चादर के ज़रिए अपने चेहरे को न सिर्फ ढाँप रखा था, बल्कि शायद सर्दी से बचने के लिए मुकम्मल तौर पे इंतज़ामात किए हुए थे। इसी दौरानिए में जब वो आदमी तकरीबन नीचे आ चुका, तो मैंने जब दोबारा से मज़ीद उसके चेहरे की तरफ गौर किया, तो मुझे ऐसा लगा उसके चेहरे की जगह पे कुछ भी मौजूद नहीं है। एक अजीब कैफियत थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर शायद जो कुछ मैं देख रहा था सरासर मेरा वहम था। जब मैंने तीसरी बार उसके ऊपर गौर किया, तो वाकई में चादर तो राउंड हुई हुई थी, लेकिन गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था वो मौजूद नहीं था। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरे जिस्म पे ना सिर्फ कपकपी तारी होना शुरू हो चुकी थी, बल्कि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे सामने जो मखलूक मौजूद है, इसे ज़बान ज़द आम में सरकटे के नाम से पुकारा जाता है। और ऐसे ही हुआ कि मज़ीद मैं वहाँ पे रुकता या वहाँ से मुड़ता या वहाँ से भागने का कोई फ़ैसला करता, इस आदमी की जो चादर थी वो एकदम से इसके चेहरे से, इसके जिस्म से नीचे गिरी। और जब चादर इसके जिस्म से नीचे जा गिरी, तो वाकई में इसकी गर्दन तक का हिस्सा वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था, जबकि इस आदमी का मुंह मौजूद नहीं था। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला जानता है कि मैं जैसे तैसे वहाँ से ना सिर्फ मुड़ा, बल्कि मुड़ने के बाद अपने आप को संभालता हुआ वहाँ से भागता हुआ खैरियत से अपने घर पहुँचा। जब मैं अपने घर पहुँचा तो ना सिर्फ मेरी सांस फूल रखी थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है। और देखते ही देखते ये जो एक अजीब सी कैफियत थी, ये बुखार के अंदर तब्दील हो चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने अपनी वालदा को जो कुछ मैंने देखा था उसके बारे में बताया, तो मेरी वालदा ने तकरीबन पूरी रात ही मेरे ऊपर दम दुरूद किया। खैर सुबह जाके 10 या 11 बजे मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई, और उसके बाद भी मेरे वालदा ने मुझ पर काफ़ी देर तक दम दुरूद किया। इस वाक़े के बाद से हम सब लोगों पे, ख़ास तौर पे जो भाई थे, ख़ास तौर पे जो मर्द थे, इन तमाम लोगों पे पाबंदी लग चुकी थी कि रात के औकात में इस ग्राउंड की तरफ जाने से हरगिज़ परहेज़ करना है। आज भी कहा जाता है कि इस सोसाइटी या इस इलाके के अंदर, उसी जगह पे, उसी ग्राउंड में, उस स्टेडियम के पास रात के औकात में बहुत सारे लोगों ने सरकटे को घूमते हुए देखा है। अक्सर हम लोग शाम के टाइम में अपने दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। ये 1980s का दौर था, बहुत सादा दौर था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें जो रमीज़ था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अक्सर ऐसा होता कि वो बैट बॉल लेके मेरे घर के बाहर आ जाता, मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ें दिया करता था। उसका बस नहीं चलता कि वो 24 घंटे मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहता। वो जो दौर था, जो कि 1980s का दौर था, उस दौर में जो क्रिकेट का क्रेज़ था वो अब से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। खैर जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने दोस्त रमीज़ के साथ ना सिर्फ क्रिकेट खेलता, बल्कि अक्सर मैं उसके घर में, जो कि हमारे बराबर वाला घर था, उसके साथ खेलने के लिए चला जाया करता था। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ करता है जिसके असरात पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर मौजूद रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1981 में जनवरी के महीने में हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ मैं, मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले, बल्कि आप कह सकते हैं कि सारे शहर वाले शौक में आ चुके थे। हमें पता चला कि रमीज़ अपनी फैमिली यानी अपनी पेरेंट्स के हमरा कत्ल कर दिया गया है। जिस वक्त रमीज़ को कत्ल किया गया था उसकी उम्र महज 11 साल के बराबर थी। उसकी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा दिलेर था, बहुत ज़्यादा सेंसेबल था, और हमेशा वो इस तरह की बातें किया करता था कि वाकई में मुझे उसके अपने दोस्त होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ करता था। जैसे ही रमीज़ और उसकी फैमिली को या उसके पेरेंट्स को मर्डर किया गया,
तो तकरीबन 1 साल तक जो हमारी हालत थी वो इस तरह की थी कि हमें यकीन ही नहीं आता था। ख़ास तौर पे मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। जब उसका मर्डर हुआ था उसके बाद जो 15 दिन थे वो बहुत ज़्यादा अजियतनाक दिन थे। अक्सर पुलिस वाले या दीगर जो भी अफराद हुआ करते हैं वो ना सिर्फ हमसे बल्कि पूरे मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के अंदर उस दौर में भी लोड शेडिंग ऐसे ही हुआ करती थी जैसे कि आज के दौर में हुआ करती है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब लाइट जाती थी तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें लेके छतों पे सोने के लिए चले जाया करते थे। अब जो लोग पुराने दौर के हैं या 80s या 90s के एरा के लोग हैं उनको पता होगा कि अक्सर लोग छतों पे जाके सोया करते थे। खैर किस्सा मुख्तसर, वैसे ही एक रात थी और इत्तेफाक से पूरे दिन हमारी लाइट मौजूद नहीं थी। तो जैसे ही रात के 9 बजे तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके सोने के लिए छत पे आ गए। आज हम पहली दफ़ा छत पे सोने के लिए नहीं आए थे। इससे पहले भी मुतादिद बार ऐसा हो चुका था कि अक्सर जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे लेके छत पे आ जाया करते थे। कुछ देर तक जो मेरी मदर थी वो हाथ वाला जो पंखा हुआ करता था वो मुझे झलती रहीं और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी आँख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे बराबर वाले घर से, यानी कि जो रमीज़ का घर था, उस घर से मुझे शोर की या किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब उस घर में क्योंकि ऑलरेडी मर्डर्स हो चुके थे और उस वक्त वो जो घर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था, लिहाजा उस घर के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का एहसास होना ये मेरी समझ से बाला तर था। शुरू में तो मैं उठा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो बिलाखिर मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि बराबर वाली छत पे या बराबर वाले घर में झांक के देखता हूँ। अब क्योंकि उस वक्त जो मेरी उम्र थी वो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी तो इस तरह के ख्यालात या इस तरह की बातें जहन में नहीं आया करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बराबर वाले घर की जो छत थी उस पर बढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बराबर वाली छत थी वो मुकम्मल तौर पे नज़र आने लगी थी। बिलाखिर जैसे ही मैं दीवार के बिल्कुल क़रीब पहुंचा और जब मेरी बराबर वाली छत पे सही तरह से नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रमीज़ सामने स्टेयर्स के पास खड़ा हुआ है। उसके हाथ में बेड मौजूद है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये कोई ख्वाब है या मेरा वहम है या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, सकते किसी हालत में अपने दोस्त को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो गर्दन है उसकी गर्दन कटी हुई है और उसकी गर्दन से मुसलसल खून बह रहा है। अभी जबकि मैं अपने दोस्त पे गौर कर रहा था और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में जो मेरा दोस्त था वो मेरी तरफ देख के एकदम से कहने लगा कि आ जाओ वामिक, मेरे साथ क्रिकेट खेलो। बहुत दिन हो गए कि तुमने मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेली है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे वही दिन वही सब कुछ लौट आया है, जैसे कि मैं पहले रमीज़ के साथ क्रिकेट खेला करता था। वो इसी अंदाज में, इसी लहजे में, इसी तरह मुस्कुराते हुए ना सिर्फ मेरी तरफ देखा करता था बल्कि वो मेरे ना चाहने के बावजूद भी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी कर लिया करता था। एक अजीब सी सूरत हाल थी जो मेरे सामने ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुझे इस हकीकत होने पे शक हो रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी मदर ने या फिर मेरे फादर ने मुझे आवाज़ दी है और जैसे ही मैंने पलट के अपने मदर फादर की तरफ देखा जहाँ पे वो सो रहे थे
तो वाकई में मेरी मदर उठ के बैठी हुई थी और वो मुझे आवाज़ दे के बुला रही थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम इतनी रात में वहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने उनको कहा कि मम्मी, सामने रमीज़ खड़ा हुआ है, वो देखें, वो रहा रमीज़, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। अब जब मैंने ऐसे बोला तो फौरन से जो मेरी मदर थी वो भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ के खींचती हुई नीचे ले गईं। पूरी रात मेरी मदर मेरे ऊपर दम दुरूद करती रहीं और जब सुबह सारे के सारे घर वाले सो के उठे तो उन्होंने मेरे फादर से ये वाकया शेयर किया। इस वाकये के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे उन दोनों ने मुझ पे पाबंदी लगा दी थी कि ख़ास तौर पे रात के टाइम में या मगरिब की नमाज के बाद किसी भी सूरत में मुझे छत पे नहीं जाना है। अब जब से उन्होंने पाबंदी लगाई थी तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे जो मेरी लाइफ है वो नॉर्मल हो चुकी है और शायद अब मेरा सामना दोबारा से रमीज़ से कभी भी नहीं होगा। इसी तरह 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है कि रमीज़ की बर्थडे का दिन था। इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए थे, जबकि जो मेरी मदर थी वो दूसरे कमरे में मेरी नानी से बातें कर रही थी। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था, टीवी मैंने ऑन किया हुआ था और टीवी पे शायद कोई कार्टून देख रहा था। इसी दौरानिए में मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से महसूस हुआ कि जैसे लेफ़्ट साइड से जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद है या जहाँ पे रास्ता मौजूद है, उस रास्ते से एकदम से कोई चलता हुआ रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरी उस दौर में भी इतनी एज नहीं थी। आमतौर पे जो बच्चे कार्टून वगैरह देखा करते थे तो उनका जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे टीवी पे हुआ करता था। तो वैसे ही मैं मुसलसल टीवी को देख रहा था, हालांकि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरा गुमान था कि शायद मेरे फादर होंगे या हो सकता है मेरे चचा या मामू वगैरह कमरे के अंदर दाखिल हुए हों। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई कि मेरा मरहूम दोस्त रमीज़ मेरे सामने खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने बड़े साफ़ सुथरे से सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और ये जो कपड़े थे, जब मैंने इन कपड़ों पे या रमीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया तो मुझे याद आया कि इसके कत्ल होने से पहले जब इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी तो उसने हूबहू ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। हाँ, इन कपड़ों के ऊपर उसके गले में एक हार मौजूद था जो कि शायद उसकी नानी ने या उसकी दादी ने उसको पहनाया हुआ था। अब जैसे ही मैंने अपने इस दोस्त को अपने सामने देखा तो मैं मुकम्मल तौर पे पज़ल्ड हो चुका था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं कि मेरे सामने देखते ही देखते रमीज़ ने दोबारा से मुझे मुखातिब किया और मेरा नाम लेके मुझे कहने लगा कि आज मेरी बर्थडे है, तुम आज मेरे घर में मेरी बर्थडे में आओगे ना। अब जैसे ही उसने ये सवाल किया तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं बेहोश हो चुका था या कम से कम मैं गुनूदगी में जा चुका था। खैर, जब मुझे होश आया या मैं सेंसेस में आया तो अगेन सेम सिचुएशन थी। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे करीब व जवार में मौजूद थे। मेरी मदर मुसलसल मेरे ऊपर दम दुरूद कर रही थी और वो बहुत खुश थी कि मैं होश में आ चुका हूँ। खैर, उसके बाद जब मैं होश में आया तो जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उस मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उन इमाम साहब को लेके न सिर्फ हमारे घर आए बल्कि काफ़ी दिन तक मुझ पे दम दुरूद करवाते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ अरसे बाद वो जो घर था उस घर को भी हमने चेंज कर लिया था।
और बहुत करम है कि उसके बाद से ना मुझे रमीज़ नज़र आया और ना ही उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ।